हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। एलटी ग्रेड टीचर इंग्लिश की ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स के बारे में, और जो भी लिटरेरी फॉर्म्स और मूवमेंट्स बच जाते हैं उन्हें इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आज आप जानेंगे बैलेड, ओड, सोनेट, एपिक, मॉक एपिक, heroic couplet, lyric, elegy, and other stanza forms, dramatic monologue, dramatic forms like tragedy, comedy, tragic comedy, one act play, metaphysical poets, romanticism, and classicism. इसके अलावा जितने भी टॉपिक बचते हैं उनके लिए एक अलग वीडियो रहेगी, और उसके बाद हम इन टॉपिक से एमसीक्यूज करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में अपने सजेशंस बिल्कुल बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिक की ही तरह बैलेड फोक लिटरेचर से ही उत्पन्न हुआ है। फोक लिटरेचर यानी जो स्टोरी या पोएम के फॉर्म में पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते हुए आए, या किसी पुराने समय से चलती आ रही माइथोलॉजी से लिया गया हो। तो बैलेड भी उसी फोक लिटरेचर का फॉर्म है, और ये इंग्लिश के वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स में से एक है जो चौसर से भी पुराना है। बैलेड को हार्प, जो एक विदेशी बाजा है, या फिडल, जो वायलिन जैसा कोई बाजा है, इसकी हेल्प से विलेज टू विलेज गाया जाता था, और जो सिंगर या सिंगर्स का ग्रुप होता था वो इसी तरह से टहलते हुए गाते और इसी से कमाई भी करते थे। जो गवैया होता था वो किसी जगह पर गाता और लोग इंटरटेन होने के लिए इकट्ठा होते और फिर उसे पैसे देते। और हो सकता है बैलेड की काफ़ी शुरुआती स्टेज में सॉन्ग के साथ डांस भी होता हो, क्योंकि एटिमोलॉजिकली यानी शब्द के इतिहास के अनुसार बैलेड का मतलब ही डांसिंग सॉन्ग है। तो बैलेड वर्स के रूप में, पोएम के रूप में शॉर्ट स्टोरी है, और चूंकि ये इंसान का जब कल्चरल इवोल्यूशन हो रहा था तभी के समय का है, तो इसमें जो सब्जेक्ट होते थे वो डीड्स यानी काम या अचीवमेंट्स होते थे, ना कि थॉट्स। और वो भी बिल्कुल सिंपल होते थे, जैसे कोई थ्रिलिंग एडवेंचर या फैमिली डिज़ास्टर या लव एंड वॉर या फिर सिंपल लाइफ। और जो कहानी होती थी यूजुअली ट्रैजिक होती थी, जिसमें कभी कभी सुपरनैचुरल चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की जाती थी। और जो स्टोरी होती थी बिना किसी सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन के अचानक ही या रूखेपन के साथ शुरू होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन आंसर के साथ शुरू होती है, जिससे ये तो पता नहीं चलता कि स्पीकर कौन है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाती है। उसके बाद बैलेड इम्पर्सनल होता है, यानी कि इसमें राइटर की आइडेंटिटी या पर्सनैलिटी से कोई मतलब नहीं, ये बस एक कहानी है जो कह दी गई। और बैलेड में स्थायी रूप से कोई लाइन बार बार हर स्टांजा में रिपीट की जाती है, और इसमें टाइम और प्लेस का ज़्यादा जिक्र करना जरूरी नहीं कि बैलेड किस पीरियड से बिलोंग करती है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ बैलेड की। तो प्राइमरली बैलेड दो तरह की होती है, द बैलेड ऑफ ग्रोथ या ऑथेंटिक बैलेड या फॉक बैलेड, और द बैलेड ऑफ आर्ट या लिटरेरी बैलेड। और लिटरेरी बैलेड का ही एक माइनर फॉर्म है मॉक बैलेड। तो फॉक बैलेड ऐसी बैलेड है जो रिटन फॉर्म में नहीं होती और लगभग वर्बल पोएट्री है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती आई है, और इसमें कोई सिंगल ऑथर नहीं होते, तो ये अननोन ऑथरशिप की होती है। नेक्स्ट है लिटरेरी बैलेड। तो लिटरेरी बैलेड में जो ऑथर होते हैं कोई नोन पर्सनालिटी होते हैं, और इसमें जो ट्रेडिशनल फॉर्म होता है उसी को पोएट के द्वारा डेवलप किया जाता है और अपने आर्ट का यूज़ कर बैलेड के फॉर्म में लाया जाता है। ट्रेडिशनल बैलेड्स के एग्जाम्पल हैं द वाइफ ऑफ अशर स्वेल, शेवी चेज, etc। और लिटरेरी बैलेड का परफेक्ट एग्जाम्पल है कॉलरिज की राइम ऑफ द एंशियंट मारिनर। अब बात करते हैं मॉक बैलेड की।
तो जैसा कि हमने मॉक एपिक में पढ़ा था, इसमें भी किसी कॉमिक थीम को या तुच्छ या मामूली टॉपिक को बैलेड की सीरियसनेस के साथ ट्रीट किया जाता है। कॉपर की जॉन गिल्पिन मॉक बैलेड का एक फेमस एग्जाम्पल है। तो ये था ऑल अबाउट बैलेड। ऑड सोनेट या एलेजी की ही तरह पोएट्री का एक फॉर्म है जो लिरिकल होता है और इसमें पोएट किसी इवेंट को या किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं या फिर नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, इंटेलेक्चुअली भी और इमोशनली भी, दोनों ही तरीक़ों से। ऑड सीरियस और डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन है जो लगभग हमेशा राइम में होता है और लिरिक से लंबा होता है। ऑड के जो सब्जेक्ट होते हैं वो एग्जैल्टेड यानी उत्कृष्ट होते हैं, यानी हाई क्वालिटी के होते हैं। ये एज आई सेड लिरिक से लंबा होता है, तो भले ही ये डीप और सिंसियर इमोशन से भरा हो, लेकिन इसका एक्सप्रेशन एलैबोरेटेड यानी विस्तार से बताया हुआ और इम्प्रेसिव होता है। और ऑड में जिस चीज़ या जिस टॉपिक के बारे में बात की जाती है उसे डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है। जैसे शैली की एक ऑड द वेस्ट विंड में फर्स्ट लाइन शुरू होती है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि विंड को डायरेक्टली एड्रेस किया गया है। और ये जो ऑड होता है कभी कभी अपनी थीम के कारण एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक इवेंट बन जाता है, जैसे थीम्स लाइक नेशनल जुबली या किसी बहुत फेमस पर्सन की डेथ etc। अब ऑड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्रीक ऑड के 2 फॉर्म, फर्स्ट डोरियन या पिंडारिक ओड और सेकेंड लेस्बियन या होराशियन ओड, और थर्ड द ऑड इन इंग्लिश लिटरेचर। डोरियन ओड जिस डिस्ट्रिक्ट और डायलेक्ट से उत्पन्न हुई उसके कारण इसका नाम डोरियन हुआ। तो ये डोरियन या पिंडारिक ओड कॉरिक होता था, यानी ग्रुप में गाया जाता था और इसके साथ डांस भी होता था। डांसर्स के मूवमेंट से ही इसका स्ट्रक्चर बोरो किया गया, तो इस हिसाब से इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो स्टांजा फॉर्म में है। फर्स्ट स्ट्रोफी, सेकेंड एंटी स्ट्रोफी और थर्ड एपोड। स्ट्रोफी में जब पोएम पढ़ी जाती है तो डांसर्स राइट से लेफ्ट की तरफ टर्न करते हैं। सेकेंड और सिमिलर स्टांजा फॉर्म एंटी स्ट्रोफी, जिसमें रेसिटेशन यानी पोएम पढ़ते समय डांसर्स लेफ्ट से राइट की तरफ टर्न करते हैं। और थर्ड स्टांजा फॉर्म जो पहले 2 से स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, जिसे एपोड कहते हैं, जिसमें रेसिटेशन के समय डांसर्स वैसे ही खड़े रहते हैं। और ये जो स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपोड का सीक्वेंस होता है, ये इस तरह के ऑड में कितनी ही बार रिपीट किया जा सकता है। जैसे ग्रे की ओड्स द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में जो एक पिंडारिक ओड है, उसमें इस सीक्वेंस को 3 बार रिपीट किया गया है। सेकेंड टाइप ऑफ ओड है लेस्बियन या होराशियन ओड। लेस्बोस आइलैंड में फ्लरिश होने के कारण इसका नाम लेस्बियन ओड पड़ा। तो लेस्बियन ओड पिंडारिक ओड से ज़्यादा सिंपल था और इसलिए पोएट्स के लिए इमिटेट करना इजी था। इसमें 4 लाइंस के शॉर्ट स्टांजाज होते हैं जो लेंथ और अरेंजमेंट में सिमिलर होते हैं। इसमें थॉट को प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन में प्रकट किया जाता है और इसका स्टाइल भी सादा और आकर्षक होता है। और थर्ड और लास्ट ओड है द ऑड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये पिंडारिक और होराशियन ओड से बिल्कुल अलग है। सब्जेक्ट मैटर और स्टाइल में भी ये शुरू की 2 ओड से अलग है और ट्रीटमेंट और आउटलुक में ये क्लासिकल ट्रेडिशन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता। ये या तो पूरी तरह से रेगुलर, जिसमें सिमिलर स्टांजाज होते हैं जैसे ओड्स ऑफ सेली, कीट्स, या फिर इर्रेगुलर जहाँ हर स्टांजा में डिफरेंट अरेंजमेंट होता है जैसे वर्ड्सवर्थ या टेनिसन और रॉबर्ट ब्रिजेस के ओड।
तो ये था ऑड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनेट के ओरिजिन की। लेटर हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी इटली में इसकी शुरुआत हुई और पार्टिकुलरली ग्रेट इटालियन पोएट पेट्रार्क से ये फॉर्म फेमस हुआ। लेकिन पेट्रार्क के पहले भी इस फॉर्म को डांटे के द्वारा यूज़ किया गया था। तो सोनेट ओरिजिनली एक शॉर्ट पोएम है जो 14 लाइंस की होती है और सिंगल थॉट या फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। और सोनेट ये इटालियन वर्ड सोनेटो से डिराइव किया गया है, जिसकी मीनिंग है अ लिटिल साउंड और स्ट्रेन। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट की। फर्स्ट, इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट। सेकंड, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। और थर्ड, स्पेंसरियन सोनेट। तो पेट्रार्क के ब्रिलियंट यूज़ के कारण इटालियन सोनेट को ही पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। सिंस ये मॉडल भी है जिसे दूसरी कंट्रीज़ ने आगे चलकर फॉलो किया, तो इसे कभी कभी क्लासिकल भी कहा जाता है। और ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइंस का स्टांजा और सेस्टेट 6 लाइंस का स्टांजा है। ऑक्टेव में 2 राइम्स होती है, ए और बी, और राइम स्कीम ए बी बी ए को फॉलो किया जाता है। यानी फर्स्ट लाइन 4th, 5th और 6th लाइन से राइम करेगी और सेकेंड लाइन 3rd, 6th और 7th से राइम करेगी। इसे और क्लियर करने के लिए आगे हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे सब कुछ बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट है सेस्टेट, जिसमें कभी 2 तो कभी 3 राइम्स होती थी, जो ऑक्टेव से अलग होती है और वेरियस वेज में अरेंज की जाती है, जैसे CDE या फिर CDC DCD या CDE DCE। अब ऑक्टेव को भी 2 स्टांजा जो 4-4 लाइंस के हों, जिन्हें क्वार्टेंस कहा जाता है, में डिवाइड किया जाता है। और सेस्टेट जो 2-2 या 3-3 लाइंस में डिवाइड किया जाता है, जिसे कपलेट्स और टर्सेट कहा जाता है, जो ऑक्टेव के एंड में यानी 8 लाइन के बाद यूज़ किया जाता है। और 8 लाइन के बाद एक वेल मार्क्ड पॉज होता है, जिसे सेस्यूरा कहते हैं, जिसके बाद वोल्टा यूज़ किया जाता है। वोल्टा का मतलब है टर्न इन द थॉट, यानी सोनेट के शुरुआती 8 लाइंस में जहाँ या तो क्वेश्चंस होते हैं या कोई थॉट, और लास्ट 6 लाइन में उस क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन या जिस थॉट की बात हो रही थी उसे समराइज किया जाता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि पेट्रार्कन सोनेट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मिल्टन, जिन्होंने इटालियन फॉर्म को रिवाइव किया या पुनर्जीवित किया, उन्हीं की एक सोनेट व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी को देखते हैं। तो यहाँ इसमें भी ऑक्टेव और सेस्टेट है, और देखिए 8 लाइन के बाद पॉज भी है, जिसे फुल स्टॉप से डिनोट किया गया है। और राइम स्कीम देखिए, जैसे यहाँ आर्म्स, हार्म्स, चार्म्स, वॉर्म्स राइम कर रहे हैं, और ऐसे ही सीज, प्लीज, दीज, सीज, और सेस्टेट में भी राइम देख सकते हैं। और सेस्टेट में सेम थॉट का डिफरेंट एस्पेक्ट बताया गया है। ऑक्टेव में मिल्टन रॉयलिस्ट फोर्सेस के कमांडर से अपील करते हैं कि अगर उनका घर जो डिफेंसलेस है उनकी पावर के अंडर आए तो घर को बख्श दे, और बदले में मिल्टन प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी काइंडनेस का बखान अपने इमॉर्टल वर्सेस में करेंगे। और सेस्टेट में वो उसे हिस्ट्री में दयालुता के ऐसे ही एग्जाम्पल्स देने लगते हैं या रिमाइंड कराते हैं। तो ऑक्टेव एक स्टेटमेंट देता है और सेस्टेट में उसे इल्यूस्ट्रेट किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ सोनेट है इंग्लिश सोनेट। तो इसे इंग्लैंड में सर थॉमस याट, हेनरी हावर्ड और सर्रे के द्वारा अर्ली 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था।
हॉवर्ड और सरे इंग्लिश पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने इटली में एक मिशन खत्म कर मात्र अपने प्लेजर के लिए वर्स लिखना शुरू किया, जबकि उनके द्वारा इस फॉर्म में कुछ चेंज लाए गए और पार्टिकुलरली सरे ने एक राइम स्कीम अडॉप्ट की जो इटालियन मॉडल से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने अपनी सोनेट को 3 क्वाट्रेंस में, जिसमें अल्टरनेट राइम हो और एक कंक्लूडिंग कपलेट हो, ऐसे फॉर्म में लिखा। लेकिन ये फॉर्म स्प्लेंडिडली यानी शानदार ढंग से शेक्सपियर के द्वारा यूज़ किया गया, जिसे बाद में उन्हीं के नाम से जाना जाने लगा और इसे शेक्सपियरियन सोनेट कहा गया। सिंस इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया तो इसमें 8 लाइन के बाद कोई पॉज या टर्न ऑफ थॉट यानी सेजोरा या वोल्टा का यूज़ नहीं होता, बल्कि फाइनल कपलेट तक ये काम करता है, जहाँ पोएट के थॉट हाईएस्ट पीक पर पहुँच जाते हैं। अब बात करते हैं स्पेंसरियन सोनेट के बारे में। तो जैसे कि शेक्सपियरियन सोनेट में क्वाट्रेंस एक दूसरे से अनकनेक्टेड रहते हैं, उसके हर क्वाट्रेंस में अपनी राइम्स है और इसलिए उन्हें स्ट्रक्चरली रिलेटेड नहीं कहा जा सकता, जबकि सब्जेक्ट मैटर के द्वारा वे यूनाइटेड होते हैं। तो स्पेंसर ने एक नई वैरायटी इवॉल्व की, जिसमें हर क्वाट्रेन दूसरे से राइम के इंटरमिक्सचर के द्वारा लिंक्ड रहता है। जैसे शेक्सपियरियन सोनेट की राइम है AB CD CD EF GG। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वाट्रेन दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जबकि स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम है AB BC CD EE। तो फर्स्ट क्वाट्रेन की सेकेंड राइम सेकेंड क्वाट्रेन के फर्स्ट राइम से मैच करती है। तो इस तरह से क्वाट्रेंस इंटरलिंक्ड हैं, जबकि जो कपलेट है वो शेक्सपियरियन सोनेट की ही तरह अलोन है। अब आगे सोनेट के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो चूंकि सोनेट्स के लिए सब्जेक्ट्स की कोई रेंज सेट नहीं की गई, लेकिन शेक्सपियर ने इसकी थीम लव तक सीमित रखी। उनकी सोनेट्स जो माना जाता है कि कनेक्टेड है उनके एक यंग फ्रेंड से अटैचमेंट को दिखाती है या फिर किसी डार्क लेडी के लिए उनके लव को। लेकिन मिल्टन के हाथों में सोनेट के स्कोप में बहुत विस्तार हुआ और इसमें ह्यूमन फीलिंग से लेकर एक्सपीरियंस तक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंक्लूड किया गया। तो ये था सोनेट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आइए एपिक के बारे में। एंशिएंट ग्रीक पोएट होमर के द्वारा यूरोपियन लिटरेचर में इलियड और ओडिसी एपिक के क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं, जिसने बाद में हुए एपिक पोएट्स के लिए एज अ मॉडल काम किया। तो एपिक के जितने भी ग्रेट वर्क्स हुए, ये वर्स के पोएम के फॉर्म में एक लंबी कहानी है, जिसके प्रिंसिपल कैरेक्टर्स यानी जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं फेमस हीरोज़ होते हैं, और इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो कहानियाँ या वीरों के कारनामों के किस्से गीतों के द्वारा चले आ रहे हैं, उन्हें ही आर्टिस्टिक फॉर्म में लाया जाता है और इसे ही एपिक कहते हैं। जैसे जो इलियड की स्टोरी थी वो फॉकलोर यानी लोक कथा के रूप में थी, जिसके बटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर होमर ने एक शानदार एपिक तैयार की। तो कुछ एपिक हो सकता है पोएट की अपनी इमेजिनेशन हो, लेकिन उनमें से कुछ अनडाउटेबली एक्चुअल हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और जो लीडिंग फिगर होते हैं वो भी कभी सच में एग्जिस्ट करते होंगे, पर पोएम में उन्हें सुपर ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है। और पोएम की लैंग्वेज भी नोबल यानी शानदार या भव्य और हाई क्वालिटी की होती है, ताकि ये गॉड्स और हीरोज़ के शब्द और कार्यों को सूट करें, उपयुक्त हो। यानी एपिक बिल्कुल ग्रैंड स्टाइल में होती है। और होमर के बाद जितने भी पोएट हुए, ना सिर्फ उन्होंने एपिक के जनरल प्लान को फॉलो किया, बल्कि और भी कई चीज़ें फॉलो की। जैसे एपिक की जो थीम होती है उसे शुरू की कुछ लाइंस में ही क्लियर कर दिया जाता है या निश्चित कर दिया जाता है,
और इसके साथ ही म्यूज़, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में आर्ट की देवी है, उनसे प्रार्थना की जाती है। एपिक में कुछ कन्वेंशनल यानी पारंपरिक पोएटिक डिवाइसेस जैसे कि होमरिक एपिथेट और होमरिक सिमिली का यूज़ किया जाता है। तो होमरिक एपिथेट एक टर्म या फ्रेज है जो किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और होमरिक सिमिली, जिसे एपिक सिमिली भी कहते हैं, तो ये सिमिली का ही एक फॉर्म है जिसमें डिटेल्ड कंपैरिजन यानी कई लाइनों में कंपैरिजन होता है और ये अपने आप में ही एक शॉर्ट पोएम जैसा होता है। इसके अलावा एपिक में जो एक्शन होते हैं, काम होते हैं, उन्हें सुपरनैचुरल एजेंट्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं वो गुड और एविल दोनों साइड से ही लड़ती हैं और लिमिटेड पावर रखती हैं। और एपिक में नंबर ऑफ थ्रिलिंग एपिसोड्स होते हैं। एपिक जो है वो कई बुक्स में डिवाइडेड होते हैं और यूजुअली 12 बुक्स में, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट जो ओरिजिनल में 10 बुक में थी लेकिन उसे भी 12 बुक्स में पार्ट किया गया था। अब एपिक्स मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, फोक एपिक और लिटरेरी एपिक। तो एपिक या तो किसी पॉपुलर सॉन्ग या स्टोरी के नेचुरल ग्रोथ का रिजल्ट है, जैसे कि कोई कहानी जो मेरे दादा को उनके दादा ने सुनाई और दादा ने हमें सुनाई, इन द फॉर्म ऑफ पोएम, या फिर किसी आर्टिस्ट द्वारा लिटरेरी एफर्ट के द्वारा बनाई गई हो। तो फोक एपिक जो होती है वो किसी एक आदमी का वर्क नहीं, यानी आर्टिस्ट के द्वारा फॉर्मुलेट करने से पहले वो टुकड़ों में बहुत पहले से चली आ रही है या पास होते आई है। तो ये किसी लोकेलिटी की माइथोलॉजी का प्रोडक्ट है और ये बेसिकली ओरल फॉर्म में होता है, जैसे मैंने अभी दादा वाला एग्जाम्पल दिया। और लिटरेरी एपिक जो है ये वर्क ऑफ आर्ट है जिसे किसी ग्रेट आर्टिस्ट ने या किसी ग्रेट पोएट ने एपिक मैनर में प्लान किया या बनाया। तो ये रिटन फॉर्म में होती है, जैसा कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। अब एक और चीज़ जो हमें पढ़नी है जो है मॉक एपिक। तो एपिक और मॉक एपिक में अंतर क्या है? तो एपिक पोएट्री के फॉर्म में एक लॉन्ग वर्क है जो हीरो और उसके स्ट्रगल्स की कहानी बताता है, जिसमें यूजुअली ग्रेट बैटल्स यानी लड़ाइयाँ होती है, सुपरनैचुरल एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं, सब कुछ ग्रैंड होता है और सब कुछ हीरोइक होता है यानी वीरतापूर्ण होता है। लेकिन मॉक एपिक, जिसमें कि सब कुछ एपिक की ही तरह होता है, एपिक का ही फील होता है, लेकिन जो कंटेंट होता है वो हीरोइक नहीं होता, क्योंकि मॉक का मतलब ही है मजाक या बनावटी। तो ये एपिक की ही नकल है, लेकिन इसकी थीम जो होती है वो सीरियस एपिक के मुकाबले अनवर्दी होती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोप की रेप ऑफ द लॉक, जिसकी थीम ट्रिवियल है यानी तुच्छ है, कि कैसे एक लड़की की एक लट यानी लॉक ऑफ द हेयर चोरी की जाती है। और इसमें भी सुपरनैचुरल एलिमेंट जैसे स्पिरिट्स ऑफ अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर का यूज़ होता है और इसके अलावा सारे एपिक एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। तो ये था ऑल अबाउट एपिक। करेंगे डिफरेंट स्टांजा फॉर्म्स के बारे में। तो पोएट्री में स्टांजा कुछ लाइंस का ग्रुप है जिसमें रेगुलर राइम और मेट्रिकल स्कीम्स हो भी सकती हैं या नहीं भी। और स्टांजा के लेंथ और पैटर्न्स ही ये डिसाइड करते हैं कि पोएम किस टाइप की है। जैसे जब 2 लाइंस का स्टांजा हो तो कपलेट, 3 लाइंस का हो तो टर्सेट, 4 लाइंस का हो तो क्वाट्रेन, etc। आज के इस वीडियो में हम कुछ फेमस स्टांजा फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है द हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट में 2 आयम्बिक पेंटामीटर्स यूज होते हैं जो राइम करते हैं। अब जरा टॉपिक से हटकर ये जान लेते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर यानी एक लाइन में 5 फीट का यूज़ हो और
2 सिलेबल से मिलकर 1 फीट बना होता है, यानी आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं 10 सिलेबल। अब सिलेबल यानी एक वर्ड या पार्ट ऑफ वर्ड जिसमें सिंगल वॉवेल साउंड हो। वॉवेल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू। तो जब किसी पार्ट ऑफ वर्ड में इनमें से कोई एक साउंड हो तो उसे सिलेबल कहते हैं। तो अ लाइन दैट कंसिस्ट 10 सिलेबल, जिसमें एक पर कम स्ट्रेस और उसके बाद वाले पर ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो इसे आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। तो इन कपलेट को हीरोइक कपलेट इसलिए कहते हैं कि 10 सिलेबल आयम्बिक वर्स राइम करता हो या नहीं, ये एपिक वर्स का फॉर्म है जिसमें वीरता से भरे काम का बखान होता है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसा कि पोप ने एग्जाम्प्लीफाई किया, इसकी हर लाइन के एंड में पॉज होता है और कपलेट के अंत तक में बात कंप्लीट भी हो जाती है। ये अपने आप में क्लोज या कंप्लीट रहता है। जैसा कि अगर हम पोप की ये कपलेट देखें, वी थिंक आवर फादर्स फूल्स, सो वाइज वी ग्रो, आवर वाइजर सन्स नो डाउट विल थिंक अस सो। तो इसमें फर्स्ट लाइन के एंड में पॉज है जिसे कॉमा से डिनोट किया गया है, और कपलेट के एंड में जो पॉज है उसे फुल स्टॉप से डिनोट किया गया है। सिंगल राइम का यूज़ किया गया है चूँकि ग्रो और सो ये सिंगल सिलेबल्स हैं। 10 सिलेबल्स हैं जिनमें ऑड वंस जो है शॉर्ट है और इवन लॉन्ग है स्ट्रेस्ड है। अब हीरोइक कपलेट का यूज़ टाइम टू टाइम और पोएट टू पोएट वैरी करता है, और इसका सबसे बेहतर यूज़ पोप के द्वारा ही किया गया था। सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज़ जॉफ्री चौसर ने किया, जो उन्होंने शायद ओल्ड फ्रेंच वर्स से डिराइव किया। उसके बाद स्पेंसर ने भी इसका यूज़ किया। एलिजाबेथन्स ने पोएट्री और ड्रामा दोनों में ही हीरोइक कपलेट का बेहतर यूज़ किया, और ड्राइडन और पोप ने ही इसे ऐसे क्वालिटी में ढाला जो पहले नहीं हुआ था। उन्होंने इसे ड्रामा, एपिक, सटायर, डाइडेक्टिक वर्स में यूज़ किया और हीरोइक कपलेट को एडेप्टेबल बनाया। अब बात करते हैं टर्जा रीमा की। तो टर्जा रीमा एक टर्सेट है। टर्सेट यानी 3 लाइन का स्टांजा। टर्जा रीमा में स्टांजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम करती है और बीच की लाइन दूसरे टर्सेट की फर्स्ट और थर्ड लाइन से राइम करती है, और इस तरह से ही आगे बढ़ती जाती है। यानी इसकी राइम स्कीम है ABA, BCB, CDC, DED। शेली की ओड टू द वेस्ट विंड टर्जा रीमा का ही एक एग्जाम्पल है। यहाँ ये लाइन देख सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम करती है, और ये जो बीच की लाइन है ये दूसरे टर्सेट की फर्स्ट और थर्ड लाइन से राइम करती है। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, टर्जा रीमा एक इटालियन मेजर है जो डांटे की डिवाइन कॉमेडी से अडॉप्ट किया गया है। अब बात करते हैं चौसेरियन स्टांजा या राइम रॉयल के बारे में। तो ये 7 लाइन्स का स्टांजा होता है जो आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में होता है। इसकी राइम स्कीम होती है AB, AB, B, C, C। तो फर्स्ट लाइन थर्ड के साथ और सेकेंड लाइन फोर्थ और फिफ्थ लाइन से राइम करती है, और कपलेट अकेली है। ये भी इंग्लैंड में पहली बार चौसर के द्वारा यूज़ की गई थी, जिसे उन्होंने प्रोबेबली फ्रांस से बोरो किया, और इसका नाम राइम रॉयल इसलिए पड़ा क्योंकि स्कॉटलैंड के किंग जेम्स फर्स्ट ने अपनी किंग स्क्वायर में इसका यूज़ किया था। नैरेटिव वर्स में ये फॉर्म परफेक्ट वे में सूट करता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ ये डाई, आई राइम करते हैं, और आगे सेज, स्टेज जो सेकेंड और फोर्थ और फिफ्थ लाइन का राइम है राइम करती है। लास्ट ये कपलेट प्राइज, लाइज ये भी राइम कर रहे हैं। अब बात करते हैं ओटावा रीमा की। तो टर्जा रीमा की ही तरह ये भी इटालियन स्टांजा फॉर्म है, और
16th सेंचुरी में इंग्लैंड में सर थॉमस याट द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ये 8 लाइंस का आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म का स्टांजा है, जिनमें से 6 अल्टरनेटली राइम करती हैं और लास्ट की कपलेट जिसकी सेपरेट राइम होती है। यानी इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी सी सी, और ये ह्यूमर या सटायर में ज़्यादा बेहतर तरीके से सूट करती है, जैसे बायरन की सटायर द विजन ऑफ जजमेंट। और जो कपलेट होती है मूड के ट्रांजिशन की, चेंज की एक अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन कपलेट की जो पहली लाइन होती है वो प्रीवियस लाइन से लिंक्ड होती है और इसलिए पोएट को सेम मूड मेंटेन करना होता है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप के स्टांजा की, द स्पेंसरियन स्टांजा। तो फेरी क्वीन में स्पेंसर ने 9 लाइन का स्टांजा यूज़ किया, जो तब से इन्हीं के नाम से जाना जाने लगा। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर में 2 लिंक्ड क्वार्ट्रेंस होती हैं, जिसका एंड अलेक्जेंड्रीन के साथ होता है, जो 8वीं लाइन से राइम करती है। तो अलेक्जेंड्रीन यानी जब किसी लाइन में 5 आयम्बिक फीट के बजाय 6 आयम्बिक फीट यूज़ किए जाएं, तो 2 क्वार्ट्रेंस और फिर आखिरी लाइन जो बाकियों से फुट में लंबी है, इस डिवीज़न के बावजूद ये एक इनसेपरेबल यूनिट है, जिसमें सेकेंड क्वार्ट्रेंट पहले की आखिरी लाइन से राइम करता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इसकी लेंथ प्रोलिक्सिटी को एनकरेज करती है। प्रोलिक्सिटी यानी उबाऊ शब्द की बहुलता, और इसमें एक राइम को 3 और एक को 4 बार रिपीट करना पड़ता है। ये पोएट की क्रिएटिव इमेजिनेशन को अफेक्ट करता है, लेकिन स्पेंसर ने इसका बेहतर यूज़ किया। थॉमसन और बर्न ने भी इसका अच्छे से यूज़ किया। तो आई होप आपको सारे स्टांजा फॉर्म्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। बात करेंगे लिरिक के बारे में। तो इस वीडियो में हम लिरिक के ओरिजिन, म्यूज़िक, सब्जेक्ट मैटर और स्ट्रक्चर और एट लास्ट इन शॉर्ट व्हाट इज़ लिरिक, इस बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीक सॉन्ग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट मेलिक या लिरिक सॉन्ग, जो सिंगल वॉइस यानी एक इंसान के द्वारा लायर यानी सारंगी की हेल्प से गाया जाता था, और सेकंड कोरिक सॉन्ग, जिसमें कलेक्टिव सिंगिंग होती थी और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की हेल्प ली जाती थी। तो ये फर्स्ट डिवीज़न ही रिस्पॉन्सिबल है लिरिक के लिए, जैसा कि हम इंग्लिश वर्ड्स में जानते हैं। सेकंड, द म्यूज़िक इन द लिरिक। एंशिएंट टाइम में लिरिक में म्यूज़िक के लिए लायर यानी सारंगी का यूज़ होता था, चाहे लैंग्वेज कैसी भी हो। सिंगर की वॉइस और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसे म्यूज़िकल बना दिया जाता था, और उस समय सब्जेक्ट मैटर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि सिंगर की आवाज़ से प्रॉपर इमोशनल इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। लेकिन बाद में रिदम की पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान दिया जाने लगा। स्पेशली एलिजाबेथन्स शब्दों में म्यूज़िकल क्वालिटी देने के आर्ट में मास्टर थे, और लिरिक्स वर्बल मेलोडी या वर्ड म्यूज़िक में अद्वितीय थी। वो म्यूज़िक के लिए वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को आर्टिस्टिकली अरेंज करते थे, जिससे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत खत्म हो गई, और कीट्स, सेली, टेनिसन जैसे पोएट्स द्वारा इस आर्ट को और डेवलप किया गया। जैसे टेनिसन का एक स्टांजा, ओ हार्क ओ हियर हाउ थिन एंड क्लियर एंड थिनर क्लियरर फार्दर गोइंग, ओ स्वीट एंड फार फ्रॉम क्लिफ एंड स्कार, द हॉर्न्स ऑफ एल्फलैंड फेंटली ब्लोइंग। तो हम देख सकते हैं यहाँ वर्ड्स में ही सफिशिएंट म्यूज़िक है। अब बात करते हैं लिरिक के सब्जेक्ट मैटर की। तो लिरिक में सिर्फ एक इमोशन यानी सिंगल फीलिंग पर जोर दिया जाता है, और इसमें इंटेलेक्ट से ज़्यादा हार्ट पर यानी दिमाग से ज़्यादा दिल पर कंसंट्रेट किया जाता है। और जैसे कोई सॉन्ग ज़्यादा लेंदी नहीं होता, ठीक वैसे ही लिरिकल पोएम्स ब्रीफ में होती हैं।
तो इन शॉर्ट लिरिक सब्जेक्टिव पोएम है जो इमोशंस को एक्सप्रेस करती है और इंटेंसली पर्सनल होती है। तो पोएट्री की दो टाइप होती है, सब्जेक्टिव पोएट्री और ऑब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव पोएट्री में पोएट अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव पोएट्री में पोएट अपनी आसपास के एनवायरनमेंट या किसी इवेंट से प्रेरित होते हैं। तो लिरिक सब्जेक्टिव पोएम है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लिरिक। तो लिरिक को 3 डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो पोएट के इमोशन के 3 मूड से रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट में उस इमोशन या सब्जेक्ट की बात होती है जिसके कारण पोएट की इमेजिनेशन वर्क करती है। सेकेंड पार्ट जिसमें पोएम का अधिकतर हिस्सा इंक्लूड होता है, जिसमें जो इमोशन है उससे रिलेटेड थॉट्स को इंक्लूड किया जाता है, और इस समय तक इंटेंसिटी बढ़ जाती है और एक्सप्रेशन भी हाईएस्ट पिच पर होता है। और थर्ड और फाइनल पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट जितना ही शॉर्ट होता है, इसमें पोएट वापस अपने इनिशियल मूड पर आ जाते हैं, द मूड ऑफ रीज़न, जो पूरे थॉट का रीज़न था। और थर्ड पार्ट जनरली इंटेलेक्चुअल होता है, जिसमें जजमेंट या समरी को सम्मिलित किया जाता है। तो ओवरऑल लिरिक में सिंगल इमोशन पर फोकस किया जाता है। ये एक म्यूजिकल पोएम होती है जिसमें वर्ड म्यूजिक एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये एक सब्जेक्टिव पोएम है जो ऑथर के बदलते मूड्स को एक्सप्रेस करती है, और ये एक वेल निट पोएम है जिसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजी के ओरिजिनल स्कोप की। एंशिएंट ग्रीस में जहाँ एलिजी ओरिजिनेट हुई, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते थे, जैसे वॉर सॉन्ग, लव पोएम, पॉलिटिकल वर्स, लैमेंटेशंस फॉर द डेड। लैमेंटेशन यानी विलाप, तो यानी सीरियस या सैड, और हैप्पी या फनी दोनों ही सब्जेक्ट्स पर एलिजी लिखी जाती थी। और जैसे आज हम एलिजी को उसके सब्जेक्ट मैटर से जज करते हैं कि लैमेंटेशन फॉर डेड है तो एलिजी है, या मॉर्नफुल है तो एलिजी है, लेकिन ग्रीक्स इसे इसके फॉर्म से जज करते थे, जो एलेजियक मेजर में लिखा जाता था। तो अब ये एलेजियक मेजर क्या होता है? तो जब एक कपलेट यानी 2 लाइन, तो जब डैक्टिलिक हेक्सामीटर और उसके बाद डैक्टिलिक पेंटामीटर का यूज़ हो, यानी एक लॉन्ग सिलेबल और 2 शॉर्ट, फर्स्ट लाइन में 6 बार और सेकेंड लाइन में 5 बार, तो ये था एलेजियक मेजर। तो जो भी कोई पोएम इस मीटर में लिखी जाती थी उसे एलेजी कहते थे, थीम चाहे जो भी हो। अब बात करते हैं मॉडर्न कॉनोटेशन के बारे में, यानी अब एलिजी का क्या मतलब होता है और एलिजी क्या है। तो मॉडर्न यूज़ में थीम है जो मायने रखती है, ना कि मीटर। अब किसी पोएम को एलिजी का नाम उसके सब्जेक्ट मैटर से मिलता है, ना कि उसके फॉर्म से, और मीटर के लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन इसकी थीम मॉर्नफुल ही होनी चाहिए, और यूजुअली इसमें किसी मरे हुए पर्सन के लिए विलाप किया जाता है। चूँकि ये दूसरी सॉम्बर थीम्स यानी निराशाजनक या ग्लूमी थीम से इंस्पायर हो सकती है, जैसे अधूरा प्यार या किसी फेमस सिटी का बर्बाद होना या कुछ और, तो एलिजी एज अ ट्रिब्यूट लिखी जाती है उसके लिए जिसे हम प्यार करते थे या हैं और खो दिया। एलिजी लिखते समय इंग्लिश पोएट किसी एक फॉर्म तक लिमिटेड नहीं रहते, लेकिन कुछ मोस्ट हार्ट टचिंग पोएम्स जो पर्सनल लॉस पर लिखी गई हैं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई, जैसे कि ग्रे की एलिजी कंट्री चर्चयार्ड, जो इन्होंने क्वार्टरेंस यानी 4-4 लाइन करके लिखी है। अब बात करते हैं एलिजी के अदर फीचर्स के बारे में। डेथ इतना वास्ट और इवोकेटिव यानी विशाल और रिमाइंडफुल सब्जेक्ट है कि ये पोएट को थॉट्स के, विचार के ऐसे क्षेत्र तक पहुंचा देता है कि शायद वो रीजन पोएट कभी नॉर्मली एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। तो एलिजी में कभी कभी तो डेथ ही इंस्पिरेशन और अकेली थीम होती है, लेकिन
कभी कभी ये सिर्फ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे पोएट डेथ के नेचर से रिलेटेड वेरियस थीम्स और विचार व्यक्त करते हैं और उसके बाद अपने किसी दोस्त को ट्रिब्यूट करते हैं या अपने मूड को या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी। जैसे मिल्टन ने अपनी एलिजी लिसिडस में डिग्रेड होते पोएट्री और रिलीजन का शोक किया है, जो कि उनके दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई एलिजी है। ठीक ऐसे ही टेनिसन की लाइफ और डेस्टिनी की उलझन पर जो फिलॉसफीज बताई गई हैं इन मेमोरियम में, जो उनके फ्रेंड आर्थर हैलम के डेथ पर लिखी गई एलिजी है। तो इस तरह से ये मेन थीम से भटकाव है, लेकिन एट द सेम टाइम ये पूरे स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट भी है। और लिसिडस काफ़ी हद तक बेहद कमज़ोर होती अगर उसमें करप्ट क्लर्जी और पोएट्री मेथड्स का क्रिटिसिज्म नहीं होता, और ऐसा ही अदर पोएम्स के साथ भी होता। और एलिजी में डोमिनेंट इमोशन शुरुआत में ग्रीफ होता है, पर प्रायः अंत तक में वो ग्रीफ खत्म हो जाता है या जॉय में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि पोएट जो हो चुका है इनएविटेबल है उसके प्रति सामंजस्य बिठा लेते हैं। जैसे लिसिडस भी ऑप्टिमिज्म के साथ खत्म होती है। वीप नो मोर वॉयफुल शेफर्ड्स, वीप नो मोर, फॉर लिसिडस योर सॉरो इज नॉट डेड, संक दो ही बी बेनेथ द वॉटरी फ्लोर। अब बात करते हैं पैस्टोरल एलिजी के बारे में। तो रेनेसांस के समय इंग्लिश पोएट्री में एक नई तरह की एलिजी फॉर्म हुई। इसमें पोएट अपने आप को शेफर्ड यानी गरेरिये के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने साथी गरेरिये के लॉस का शोक करते हैं, और जो बोलने का तरीका और सेटिंग भी है वो रस्टिक लाइफ यानी देहाती लाइफ से बोरो की जाती है। और ये जो प्रथा थी ये मॉडर्न टाइम तक फॉलो की गई है। मिल्टन की लिसिडस और मैथ्यू आर्नोल्ड की थायरिसिस दोनों ही पैस्टोरल एलिजीज के फॉर्म में हैं, और ये जो फॉर्म था सिसिलियन ग्रीक्स के बीच अराइज हुआ और बाद में लैटिन पोएट वर्जिल के द्वारा इसे यूज़ किया गया। पर फिर उसके बाद भी इसका यूज़ बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ, और फिर ये फॉर्म इटली में 15th और 16th सेंचुरी में पुनर्जीवित हुआ, जब क्लासिकल कल्चर का रीबर्थ हो रहा था। और फिर इसे यूरोप, इंग्लैंड के पोएट्स द्वारा इमिटेट किया गया, और लिसिडस जो मिल्टन द्वारा लिखी गई पैस्टोरल एलिजी है सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये था एलिजी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक तरह की पोएम है जो स्पीच के फॉर्म में होती है, और इसमें सिर्फ एक स्पीकर होता है जो किसी पार्टिकुलर सिचुएशन या इवेंट को डिस्क्राइब करते हुए बिना किसी इंटेंशन के ही अपने कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को या पहलू को रिवेल करता है। मोनोलॉग ग्रीक वर्ड मोनो जिसका मतलब है अलोन या अकेला, और लेजिन यानी टू स्पीक इनसे हुआ है। ड्रामेटिक मोनोलॉग स्ट्रिक्टली एक ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसे ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जाए। ये एक पोएटिकल फॉर्म है जिसे अपनी ड्रामेटिक एफिनिटीज़ यानी ड्रामेटिक समानताओं या संबंध के कारण इस सेक्शन में इंक्लूड किया गया है। टेनिसन ने भी इस फॉर्म का कुशलता से यूज़ किया, पर इस फॉर्म को ब्राउनिंग का फेवर मिला। ब्राउनिंग ही इसके प्रमुख व्याख्याता हैं, एक्सपोनेंट हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग का एम कैरेक्टर स्टडी है। जो स्पीकर होता है वो अपने आप को और अपने मोटिव्स को रिवेल करता है। जैसा कि सेंसबरी ने इस फॉर्म को डिफाइन किया कि पोएट एक कैरेक्टर, एक लघु कथा लेते हैं और बाहर से उस पर फोकस करने के बजाय या उससे सिंपल ड्रामेटिक फैशन में बुलवाने के बजाय इसकी आत्मा का विश्लेषण करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, और इसकी हर तरह के दृष्टिकोण और पहलू को समझने के लिए कैरेक्टर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एनालाइज करते हैं, फोल्ड अनफोल्ड करते हैं, लेकिन कभी भी पूरी तरह से संक्षेप में हमें नहीं बताते।
ड्रामेटिक मोनोलॉग पार्ट ड्रामा है, पार्ट पोएट्री। इसकी सोलिलॉक्वी के साथ तुलना की जाती है। सोलिलॉक्वी यानी स्पीच यू मेक टू योरसेल्फ, लेकिन ये सोलिलॉक्वी से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें लिसनर को एड्रेस यानी संबोधित किया जाता है। ब्राउनिंग की अधिकतर फाइन पोएट्री ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में ही है और इसके द्वारा ब्राउनिंग अपने खुद के थॉट्स बताते हैं। उनकी मास्टरपीस द रिंग एंड द बुक इस 10 लंबे मोनोलॉग की सीरीज है जिसमें इटालियन हिस्ट्री के फेमस ट्रायल को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। तो इस मेथड का स्कोप ब्राउनिंग के ऐसे कैरेक्टर्स में इंटरेस्ट के कारण बढ़ा जिन्हें एक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग को अपने गहन एक्सपीरियंस के भंडार से, पारंगत रिफ्लेक्शन से इसे मेजर पोएटिक फॉर्म के रैंक तक विकसित किया या रेस किया। इसने ना सिर्फ ह्यूमन पैशन और एस्पिरेशन से रिलेटेड रिवलेशंस यानी खुलासे किए, बल्कि एथिकल टीचिंग के मूल्यवान पैसेज यानी मार्ग के बारे में भी बताया, जो आज भी कई रीडर के लिए इंस्पायरिंग फोर्स है। तो इसमें ड्रामा, पोएट्री और फिलॉसफी तीनों एक ही में सिमटे हुए हैं। इसके अलावा उस समय इंग्लैंड में ड्रामेटिक मोनोलॉग ये टर्म दूसरे सेंस में एक्टर द्वारा किसी फेमस नोवेल के किसी सीन के परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ होता था और कोई एक ही एक्टर या एक्ट्रेस अलग अलग या कई कैरेक्टर को इमिटेट करते और ऑडियंस को खुश करते थे और इसे भी ड्रामेटिक मोनोलॉग ही कहा जाता था। तो ये था ऑल अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग। बात करेंगे ट्रेजेडी के बारे में, जो ड्रामा की एक टाइप है और इस सीरीज़ में हम सारे ड्रामेटिक टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा क्या है। ड्रामा किसी फिक्शन यानी काल्पनिक कहानी या फैक्ट को इस फॉर्म में प्रेजेंट करता है कि उसे पब्लिक के सामने परफॉर्म किया जा सके और प्ले में प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग, एटमॉस्फेयर और लाइफ के लिए एक नज़रिया होता है, जस्ट एज अ नोवेल। लेकिन एज अ रूल ये पब्लिक के सामने परफॉर्म किया जाना चाहिए, ना कि प्राइवेटली पढ़ा जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से ही ड्रामा को ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड किया गया, ट्रेजेडी और कॉमेडी। ट्रेजेडी में लाइफ की डार्क साइड को एक्सप्लोर किया जाता है। ट्रेजेडी का एम होता है हमारे अंदर दया और विस्मय यानी डर, लेकिन वो जब आदर के साथ हो, रिस्पेक्ट के साथ हो, तो ऐसे इमोशंस इवोक करना। ट्रेजेडी में कैरेक्टर्स ऐसी परिस्थिति में उलझ जाते हैं कि फिर अनहैप्पी फेट की तरफ या दुर्भाग्य की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीक ड्रामा में ट्रेजेडी वैसे कैरेक्टर्स के भाग्य को दर्शाती है जो किसी हाई क्लास में पैदा हुए हो या राजा हो, राजकुमार हो। चूँकि विनम्र या सीधे साधे लोग भी बड़े या महान लोग जैसे ही सफ़र कर सकते हैं और उनके मिसफॉर्च्यून को भी लोगों की उतनी ही दया मिलेगी जितनी किसी ग्रेट इंसान को। लेकिन ओल्ड ड्रामेटिस्ट ये मानते थे कि फेमस और पावरफुल लोगों की ज़िंदगी ही ट्रेजेडी के लिए फिट है, जैसे किसी राजा का पतन या किसी बड़े खानदान की बर्बादी etc। लेकिन बाद के लिटरेचर में कई ट्रेजेडीज हुई जो लोली लाइफ यानी गरीबों की ज़िंदगी के बारे में थी और 18th सेंचुरी में एक नई टाइप की ट्रेजेडी का जन्म हुआ जिसे डोमेस्टिक ट्रेजेडी कहा गया, जिसमें ऑर्डिनरी लाइफ के कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स को ट्रेजेडी जैसे सीरियस ड्रामा का सब्जेक्ट बनाया गया। अब अगर बात करें ट्रेजेडी के एटमॉस्फेयर की, तो ट्रेजेडी का एटमॉस्फेयर निराशाजनक या उदास और सीरियस होता है और प्योर ट्रेजेडी में जैसे कि ग्रीस और रोम के क्लासिकल प्लेज में कॉमेडी के एलिमेंट बिल्कुल नहीं मिलते। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिला दिया जाता है। कई ट्रेजेडीज़ में कॉमिक इंटरलूड यानी अंतराल होते हैं।
शेक्सपियर की ट्रेजेडी में शुरुआत हैप्पीली और एंड अनहैप्पीली होता है और फाइनल सिचुएशन हमेशा प्रीवियस से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ट्रेजेडी का पर्पस इमोशंस को प्योर करना है। ये फीलिंग्स को प्योरीफाई कर ऑडियंस को मोरली और स्पिरिचुअली ऊंचा उठाती है। ट्रेजेडी की कहानी हमेशा एक सीख देती है। अधिकतर ट्रैजिक ड्रामा में गलत की जीत कभी नहीं होती, भले ही सही को बहुत कुछ सहना पड़े और रॉन्ग डूअर्स को अपने पापों की सज़ा मिलती है। अब अगर बात करें ट्रेजेडी के स्ट्रक्चर की, तो शुरुआत एक्सपोजिशन से होती है, जिसमें सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन किया जाता है और इसके साथ प्ले ओपन होता है। इसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशन, जिसे राइजिंग एक्शन भी कहते हैं, जिसमें एक्शन आगे बढ़ता है या प्ले ग्रो करता है और इन्वॉल्वमेंट होती है। नेक्स्ट है क्लाइमेक्स, जिसे फॉलिंग एक्शन कहते हैं, जहां से एक मोड़ आता है और ट्रेजेडी में कुछ वर्स यानी बहुत बुरे की तरफ कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद डिनामांड यानी फॉलिंग एक्शन, जिसमें कॉम्प्लिकेशन यानी परेशानी को सुलझाया जाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। और लास्ट में कैटास्ट्रॉफी, जो कैरेक्टर्स के भाग्य को डिसाइड करता है या उनकी दुर्गति को दिखाता है और सारी उलझनें क्लियर हो जाती हैं या फिर षड्यंत्र सुलझ जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी की। तो ट्रेजेडी को दो तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इसके फॉर्म या स्ट्रक्चर, और सेकेंड, अकॉर्डिंग टू इट्स मैटर या थीम। लेकिन बहुत पहले से ही इसे दो फॉर्म में बांटा गया है, क्लासिकल और रोमांटिक। क्लासिकल ट्रेजेडी का मेन फीचर है कि इसमें तीन यूनिटीज, दैट इज टाइम, एक्शन और प्लेस पर ध्यान दिया जाता है। यूनिटी ऑफ टाइम कि अगर कोई इवेंट जिसे सालों लगते हैं उसे कुछ ही घंटों में स्टेज पर दिखाया जाए तो वो रियल नहीं लगेगा, तो इसे जितने समय का प्लॉट हो उतना ही समय लगना चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन में प्लॉट प्योरली ट्रैजिक होना चाहिए और उसमें कोई सब प्लॉट या एपिसोड नहीं होने चाहिए जो मेन थीम से कनेक्टेड ना हो। यूनिटी ऑफ प्लेस यूनिटी ऑफ टाइम का नेचुरल परिणाम है। अगर प्ले कुछ ही घंटों का है तो ये एक ही प्लेस खत्म हो जाना चाहिए। कोरस भी ग्रीक ट्रेजेडी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसमें एक्टर्स की एक बॉडी का काम ये बताना है कि ऑफ स्टेज क्या क्या हुआ, और वायलेंट फिजिकल एक्शन को भी कोरस के द्वारा दिखाया जाता है। अब अगर बात करें रोमांटिक ट्रेजेडी की, तो रोमांटिक ट्रेजेडी क्लासिकल से बिल्कुल अलग है। ये 3 यूनिटीज से बंधी नहीं है, ना ही इसमें कोरस का यूज होता है, ना तो ये फिजिकल एक्शन इंट्रोड्यूस करती है, ना ही ये ज़रूरी है कि डायडेक्टिक यानी शिक्षात्मक हो। एक्शन के सीन भी प्लॉट की रिक्वायरमेंट के अनुसार कभी भी बदल सकते हैं। यानी इन शॉर्ट, रोमांटिक ट्रेजेडी में कोई सेट पैटर्न नहीं है, बल्कि जिस भी फॉर्म में राइटर को अपने ड्रामेटिक पर्पस फिट लगे वो वही यूज कर सकते हैं। अब मैटर ऑफ थीम के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी के कई डिविजन्स हैं, जैसे द हॉरर ट्रेजेडी, जिसमें वायलेंस और क्रूएलिटी के सीन्स को विशेषता दी जाती है। हीरोइक ट्रेजेडी, जो किसी हीरो के कारनामों का बखान करती है। द शी ट्रेजेडी, जिसमें फीमेल फिगर एक्शन को डोमिनेट करती है। और डोमेस्टिक ट्रेजेडी, जो मिडिल क्लास लाइफ को पोर्ट्रे करती है। तो ये था ऑल अबाउट ट्रेजेडी। बात करेंगे कॉमेडी के बारे में। कॉमेडी लाइफ की लाइट साइड से डील करती है। कॉमेडी का लक्ष्य लाफ्टर इवोक करना होता है, और कॉमेडी में हो सकता है कैरेक्टर को दुर्भाग्य का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। ग्रीक ड्रामा में कॉमेडी सिर्फ साधारण लोगों के भाग्य के बारे में बात करती थी, लेकिन बाद में लिटरेचर में हाई सोसाइटी पर भी कॉमेडीज बनने लगी। कॉमेडी का एटमॉस्फेयर मनोरंजक और लाइट होता है, ये हमें हंसने पर मजबूर करती है। कॉमेडी का एम ही प्लेजर यानी खुशी देना है।
ग्रीक्स के लिए कॉमेडी के दो पर्पस थे। फर्स्ट, इट रिफाइंड द कंडक्ट, यानी ये लोगों के मैनर को, बिहेवियर को पॉलिश करती थी। और सोशल फेलिंग, यानी सामाजिक कमी या सोशल फ्लॉ को सुधारती थी। कॉमेडी में लाइफ के कॉमन एरर्स को रिडिकुलस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमेडी का स्ट्रक्चर भी ट्रेजेडी जैसा ही है। प्ले की शुरुआत एक्सपोजिशन से होती है, जो सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करता है, और इसके साथ प्ले की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, जिसे राइजिंग एक्शन भी कहते हैं, जहां प्ले की प्रोग्रेस होती है और इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। नेक्स्ट है क्लाइमेक्स, जिसे क्राइसिस भी कहते हैं, जिसमें एक टर्न आता है और कंडीशन बेटर होती है। नेक्स्ट है डेनामेंट या फिर फॉलिंग एक्शन, जिसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ हद तक सुलझती है। और लास्ट है सॉल्यूशन, जिसमें लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ कॉमेडी की, तो फर्स्ट है क्लासिकल कॉमेडी। इस तरह की कॉमेडी में ऑथर एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स के क्लासिकल रूल्स को फॉलो करते हैं। दैट इज 3 यूनिटीज: यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। बेन जॉनसन ने क्लासिकल फॉर्म में कॉमेडीज लिखी। नेक्स्ट है रोमांटिक कॉमेडी। तो रोमांटिक कॉमेडी में थीम लव होती है, जो हैप्पी कंक्लूजन के साथ खत्म होती है। शेक्सपियर और यूनिवर्सिटी विट्स के प्लेज में रोमांटिक कॉमेडी मिलती है, जिसमें लव हर मुश्किल को पार करता है और एट लास्ट हैप्पी यूनियन के साथ स्टोरी का एंड होता है। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जिसे बेन जॉनसन ने यूज़ किया और ड्रामा के इस जेनर को पॉपुलर बनाया। और इसकी थ्योरी ये है कि ह्यूमन बॉडी में 4 लिक्विड्स या ह्यूमर्स होते हैं, जो कि है फेल्बम, ब्लड, येलो बाइल और मेलनकॉली। और इसमें यह एक्सप्लेन किया जाता है कि जब इंसान में ये ह्यूमर्स सही बैलेंस में होंगे तो इंसान हेल्दी रहता है। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इस तरह के ड्रामेटिक जेनर में इंट्रिग्यू यानी षड्यंत्र होते हैं, जिसमें लैंग्वेज और बिहेवियर हाईली स्टाइलाइज्ड और आर्टिफिशियल होता है। ये रेस्टोरेशन पीरियड की कॉमेडी है। नेक्स्ट है सेंटिमेंटल कॉमेडी, जिसे कॉमेडी और सेंटिमेंटल ट्रेजेडी दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें सीन्स, एक्सट्रीम इमोशंस या बहुत दया, ऐसी फीलिंग्स देखने को मिलती है। और ये 18th सेंचुरी के मिडिल क्लास ऑडियंसेस के बीच बहुत फेमस हुई। इसके अलावे कॉमेडी को एक और तरीके से क्लासिफाई किया जाता है कि अगर प्लॉट का या षड्यंत्र का खुलासा डायलॉग या नरेशन के द्वारा होता है, जिसमें इंसिडेंट या एक्शन सबऑर्डिनेट प्लेस पर हो, तो ये कॉमेडी ऑफ डायलॉग कहलाती है। लेकिन अगर प्लॉट एक्शन के थ्रू अनफोल्ड होता है और डायलॉग सेकेंडरी पार्ट पे हो, तो ये कॉमेडी ऑफ इंसिडेंट कहलाती है। तो ये था ऑल अबाउट कॉमेडी। जैसा कि नाम से पता चलता है, ट्रेजी कॉमेडी यानी आधी ट्रेजेडी और आधी कॉमेडी, जो हारमोनियसली मिंगल्ड है यानी घुला मिला है। ये ट्रेजेडी से अलग है क्योंकि इसमें कॉमिक रिलीफ है, और कॉमेडी से अलग है क्योंकि संभवतः इसमें ट्रेजिक बैकग्राउंड है। लेकिन ये जो कॉमिक रिलीफ होता है ट्रेजिक कॉमेडी में, ये ट्रेजिक इफेक्ट को ही इंटेंसिफाई करता है। इसी तरह से कोई कॉमेडी जिसमें ट्रेजिक बैकग्राउंड हो, वो कॉमेडी से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ट्रेजिक कॉमेडी एक सर्टेन पॉइंट तक कंप्लीट ट्रेजेडी है और उसके बाद कंप्लीटली कॉमेडी। दूसरे शब्दों में, कॉम्प्लिकेशन या राइजिंग एक्शन जिसमें प्लॉट ग्रो करता है, ये ट्रेजेडी है, और डेनामेंट यानी फॉलिंग एक्शन कॉमेडी में तब्दील हो जाता है। और इस तरह के ड्रामा के स्ट्रक्चर की खासियत के कारण ही इसकी थीम का भी ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। इसका प्लॉट ऐसा नहीं होता जो हम ट्रेजेडी या कॉमेडी में एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि कहानी हंसी और दुख से मिली होती है। कैरेक्टर्स भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, कभी कभी वो नेचुरल होता है तो कभी कभी फोर्स्ड।
सुपरनैचुरल और पेस्टोरल का भी स्वतंत्रता से यूज़ किया जाता है और जनरल एटमॉस्फेयर फैंटेसी होता है, जिसके कारण इस तरह के प्ले को द ड्रामेटिक रोमांस के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें इसकी ओरिजिन एंड हिस्ट्री की, तो ट्रेजिक कॉमेडी ग्रीक के लिए अननोन थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यूनिटी ऑफ एक्शन में ट्रेजिक और कॉमिक का मिक्सचर हो ही नहीं सकता। तो ये इंग्लिश फॉर्म जेम्स वन के शासनकाल में इटालियन और स्पेनिश के प्रभाव में अराइज हुआ, जिसमें एक पेस्टोरल एलिमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था और दूसरा रोमांटिक इंट्रिग्यू यानी गुप्त प्रेम संबंध के लिए। और ये दोनों इंग्लिश ट्रेजिक कॉमेडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये प्रोज रोमांस का ही काउंटर पार्ट था, प्रतिरूप था, जो उस समय इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत फेमस हुआ। अब अगर बात करें कि ट्रेजिक कॉमेडी के लिए क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो इसे जो नियम के अनुसार चलते थे उनके द्वारा हमेशा ओपोज किया गया। सभी ने क्लासिकल प्रिंसिपल के यूनिटी ऑफ एक्शन का स्टैंड लिया, जिसमें ड्रामा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लेकिन किसी ने भी एग्जैक्टली ये नहीं एक्सप्लेन किया कि ट्रेजिक और कॉमिक का मिक्सचर अननेचुरल या इनआर्टिस्टिक क्यों है। बाद के राइटर्स ने ये माना कि आंसू और हंसी एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है और किसी आर्ट का टेस्ट ये होता है कि कैसे कला से प्लेजर इवोक किया जाए, और ट्रेजिक कॉमेडी इसमें अपने ही तरीके से सक्षम है। और शेक्सपियर और अदर ड्रामेटिस्ट्स ने इस फॉर्म में इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेटेस्ट मास्टरपीसेस क्रिएट किए। तो ये था ऑल अबाउट ट्रेजिक कॉमेडी। वन एक्ट प्ले यानी ऐसा प्ले जिसमें सिर्फ एक एक्ट, एक नाटक या प्रदर्शन होता है, और ये उन प्लेस से बिल्कुल अलग होता है जिसमें कई एक्ट्स होते हैं। अगर बात करें इसकी ओरिजिन की, तो इसका इतिहास अर्ली मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस के समय का है, जो शुरू में बहुत छोटे होते थे और कई छोटे छोटे प्लेस को कंबाइन कर एक तरह का साइकिल बनाया जाता था, और इससे फुल लेंथ ड्रामा का विकास हुआ। फिर लेटर 15th सेंचुरी के छोटे अंतराल में ये कुछ समय के लिए गायब हो गया और 18th सेंचुरी में फिर से रीअपीयर हुआ, और 19th सेंचुरी में स्ट्रांगली या एनर्जेटिक रूप से यूज़ होने लगा। बाद में लंदन थिएटर के द स्टैंडर्ड प्रोग्राम में फुल लेंथ प्ले के पहले एक 1 एक्ट प्ले होता था, जिसे कर्टेन रेजर कहते थे, लेकिन प्रायः लोग इसे इग्नोर कर देते थे और मेन आइटम में ही इंटरेस्टेड रहते थे। 1 एक्ट प्ले ड्रामा से ठीक वैसे ही रिलेटेड है जैसे शॉर्ट स्टोरी नोवेल से। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी फुल लेंथ प्ले को छोटा करके बताया जाता है, ठीक वैसे ही कि शॉर्ट स्टोरी नोवेल का एब्रीविएटेड फॉर्म नहीं है। ये अपने आप में एक फॉर्म है और इसके अपने लॉज हैं, नियम हैं, और ऐसा मानना गलत है कि फुल लेंथ प्ले के मुकाबले 1 एक्ट प्ले लिखना आसान है। दोनों में आर्टिस्टिक डिफ़िकल्टीज इक्वल हैं, और ऐसा मानना गलत है कि फुल लेंथ प्ले के मुकाबले 1 एक्ट प्ले लिखना आसान है। दोनों में आर्टिस्टिक डिफ़िकल्टीज इक्वल हैं। 1 एक्ट प्ले में शायद ज़्यादा है, क्योंकि फुल लेंथ प्ले में ऑथर अगर एक्सपोजिशन में कुछ कमी रखते हैं तो कॉम्प्लिकेशन में उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन 1 एक्ट प्ले ऐसा करने के लिए बहुत छोटा है। इसमें बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसमें प्ले राइट कैरेक्टर और सिचुएशन को ग्रेजुअली नहीं डेवलप कर सकते। लोग और स्टोरी दोनों को ही कुछ ही चरण में प्रेजेंट करना होता है। हर डायलॉग में हर सेंटेंस को कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है। ब्रेविटी यानी अल्पता या संक्षिप्तता 1 एक्ट प्ले की सोल होती है। प्लॉट में ब्रेविटी होनी चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कैरेक्टराइजेशन में ब्रेविटी होनी चाहिए, जो इमीडिएटली एविडेंट हो, स्पष्ट हो।
डायलॉग में ब्रेविटी होनी चाहिए जो शुरू से अंत तक सिग्निफिकेंट हो, अर्थपूर्ण हो, और इतना छोटा पीस भी प्रोफाउंड यानी गहन या पारंगत, सटल यानी कुशाग्र और पोएटिक होता है, जैसे शॉ और यीट्स के वर्क। और ये मीडियम यानी वन एक्ट प्ले ग्रिम यानी भयानक या कठोर और कॉमिक थीम्स के साथ बेहतर सूट करता है। लेकिन किसी मास्टर के हाथ में वन एक्ट प्ले स्थायी इंप्रेशन छोड़ता है। वन एक्ट प्ले ड्रामेटिक आर्ट के क्लासिकल कॉन्सेप्ट को अप्रोच करता है। इसमें सिंगल मेन एपिसोड होता है जो या तो प्योर कॉमेडी या प्योर ट्रेजेडी होता है, और ये एक प्लेस तक ही सीमित होता है। और इन यूनिटीज़ का पालन एंशिएंट स्टैंडर्ड्स को रिस्पेक्ट के कारण नहीं, लेकिन प्ले के शॉर्ट होने के कारण किया जाता है। डिज़ाइन या स्ट्रक्चर की सादगी और इमीडिएट इम्पैक्ट, इन्हीं क्वालिटीज़ पर वन एक्ट प्ले की सक्सेस या सफलता निर्भर करती है। तो ये था ऑल अबाउट वन एक्ट प्ले। बात करेंगे मेटाफिजिकल पोएट और पोएट्री के बारे में। 17th सेंचुरी की बिगनिंग में राइटर्स का एक अलग ही ग्रुप अपीयर हुआ जिन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा गया। मेटाफिजिकल ये टर्म सबसे पहले डॉक्टर जॉनसन ने यूज़ किया था। ये टर्म स्वाभाविक रूप से जो थॉट्स और स्टाइल चले आ रहे थे उनमें अनोखापन और नॉवेलिटी को सिग्निफाई करता है। मेटाफिजिकल पोएट्री उस समय की पोएट्री का जो स्टाइल था उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट था। ये रेनेसांस की सॉफ्टनेस, स्मूथनेस और स्वीट एक्सप्रेशन के अगेंस्ट रिवॉल्ट था। मेटाफिजिकल पोएट्स नए थॉट नए तरीके से एक्सप्रेस करते थे। ये माइंड और बॉडी और थॉट्स और इमोशन के यूनियन को रिवील करता है। बहुत से क्रिटिक्स ने मेटाफिजिकल इस टर्म को डिफाइन किया। डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज किया, लेकिन एलियट ने इसे सम्मानित स्थान दिया। मेटाफिजिकल इस वर्ड का मतलब है व्हाट इज़ बियॉन्ड द फिजिकल, यानी जो इस संसार से परे है। लेकिन फिर भी मेटाफिजिकल पोएट्री मिल्टन की एपिक पोएट्री और एलिजाबेथन्स की लिरिकल पोएट्री से कहीं ज़्यादा रियल है। ये लिरिकल है, सब्जेक्ट मैटर में ये रिलीजियस या एमाटोरी है, यानी सेक्सुअल लव और रोमांस के लिए एक्सप्रेसिव है। इसका साइकोलॉजिकल सटलिटी और कॉम्प्लेक्सिटीज़ यानी जटिलता से भी वास्ता है। ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी मानव चेतना का वो भाग एक्सप्लोर करती है जिससे हम सब अनजान हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री एनालिटिकल है। मेटाफिजिकल पोएट्स ने कभी लाइफ या नेचर को कॉपी नहीं किया। वे ग्रेट विट्स थे, समझदार थे। उनके थॉट्स शायद ही कभी नेचुरल होते, पर हमेशा सबसे अलग और नए होते थे। उनकी इच्छा यही होती थी कि वो कुछ ऐसा कहें और ऐसी रचना करे जो उनसे पहले कभी किसी ने नहीं की। मेटाफिजिकल पोएट्री अफेक्टेशन यानी दिखावे और कंसीट्स से भरी हुई है। कंसीट एक तरह का मेटाफर है जिसमें दो बिल्कुल अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। ये पोएट्स अपनी इमेजेस की बोल्डनेस और नॉवेलिटी से सरप्राइज कर देते थे। इनके द्वारा हमेशा अननेचुरल मेटाफर्स, अनरियल सिमिलीज और ज़बरदस्त हाइपरबोल का यूज़ किया जाता है। किसी भी कीमत पर ये क्रिएटिव इमेजिनेशन पर ही फोकस करते थे। डॉक्टर जॉनसन ने जैसा ऑब्जर्व किया, इन पोएट्स के अटेम्प्ट हमेशा एनालिटिक होते थे। ये हर इमेज को फ्रैगमेंट्स में तोड़ते हैं और अपनी कंसीट से रिप्रेजेंट करते थे। इन पोएट्स ने कंटेम्प्ररी लैंग्वेज यानी उस समय जिस भाषा का चलन था उसे ही यूज़ किया। सो कॉल्ड पोएटिक वर्ड्स इनके द्वारा अवॉइड किए जाते थे और इनकी रिदम इनके थॉट्स के जैसे ही पेचीदा होती थी। ये बुद्धि यानी इंटेलेक्ट के लिए स्टिमुलेंट हैं, यानी प्रेरणा देने वाले हैं, ना कि नार्कोटिक हैं। इनकी पोएट्री विट, कंसीट, यूफोइज्म यानी प्रोज की जो एलिगेंट स्टाइल थी एलिजाबेथन एज में, इंटेलेक्चुअलिज्म यानी बुद्धिवाद, रियलिज्म, ड्रामेटिक एलिमेंट, न्यू लैंग्वेज और रिदम्स और फिलॉसफी के लिए इनके लव को एक्सप्रेस करती है। मेटाफिजिकल पोएट्री में ऑब्सक्योरिटी यानी अनक्लियरनेस, ऑडिटी यानी स्ट्रेंज एटीट्यूड,
सटलिटी और अनकॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी जिसे समझना मुश्किल हो, ये सभी शामिल है। इनका इंटेलेक्चुअल और एनालिटिकल अप्रोच अनकन्वेंशनल है, यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेटाफिजिकल पोएट्री मॉडर्न पोएट्री की तरफ इशारा करती है, इसलिए मेटाफिजिकल ये वर्ड सब्जेक्ट मैटर नहीं बल्कि स्टाइल को रिफ़र करता है। ये थॉट और एक्सपीरियंस का मिक्सचर है। मेटाफिजिकल पोएट्री की शुरुआत जॉन डन से होती है, इसके लीडर के रूप में। जब जॉन डन ने लिखना शुरू किया उस समय स्पेंसर काफ़ी पॉपुलर थे और पेट्रार्कन्स भी वॉल्यूम्स ऑफ सोनेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। डन मेडिवियल लर्निंग और मॉडर्न साइकोलॉजी से भरे एंड विथ अ हार्ट ऑफ फुल ऑफ फाइनर इमोशंस, डन ने इंग्लिश पोएट्री को इसके मेलोड म्यूज़िक और इतने समय से चले आ रहे जो डिक्शन था उससे रेस्क्यू किया। उन्होंने स्मूथ मेलोडीज़ के ट्रेडिशन को तोड़ा और ये रिवॉल्यूशनरी पोएट द यूनिवर्सल मोनार्क ऑफ विट यानी विट के सम्राट कहलाए। मेटाफिजिकल पोएट्री के सारे कैरेक्टरिस्टिक इनकी पोएम में पाए जाते हैं। डन के साथ एक नए एपक, एक नए युग की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ मेटाफिजिकल इंस्पिरेशन। मेटाफिजिकल एलिमेंट सबसे पहले लव पोएम्स में अपीयर हुए, जैसे कि इटालियन राइटर्स स्पेशली मैरिनो की राइटिंग, जिसे डन ने अपना मॉडल माना था, में दिखा। डन का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा रिलीजियस पोएट्स पर रहा, उनके अवार्ड फॉलोअर्स थे। जॉर्ज हर्बर्ट जॉन डन के मुकाबले सिंपल पोएट्री लिखते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस कम था, लेकिन उनकी इमेजरी डन के ही जैसी थी। हेनरी वॉन ने जॉन डन और हर्बर्ट दोनों को ही अपना मास्टर माना, लेकिन वो इन दोनों से ही ज़्यादा लिरिकल थे और नेचर के लिए उनकी सेंसिटिव डिस्क्रिप्शन ने मेटाफिजिकल स्टाइल के स्कोप में नई रेंज लाई। रिचर्ड क्रॉस एलाबोरेटेड फॉर्म्स के यूज़ में डन के इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं, लेकिन कंसीट की इंटेलेक्चुअल उलझन के बजाय इमोशनल और सेंसेशनल एस्पेक्ट्स को फॉलो करते हैं। एंड्रयू मार्वेल, जिनका मेटाफिजिकल एफिलिएशन यानी संबंध मॉडर्न क्रिटिक्स ने रिकॉग्नाइज किया, रिलीजियस और सेक्युलर दोनों ही पोएम्स में डन के विट को यूनिक लिरिक्स से सजाकर कंबाइन करते हैं। इंग्लैंड में मेटाफिजिकल मोड मिडिल एजेस की पोएट्री में पाई जा सकती है, जहां लवर अपनी मिस्ट्रेस को इसी तरह के आर्टिफिशियल टोन से रिझाते हैं जो मेटाफिजिकल वर्ड्स को कैरेक्टराइज करते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स ने 20th सेंचुरी के पोएट्री को भी ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया और रीसेंट इंग्लिश और अमेरिकन क्रिटिक्स ने भी अपना अटेंशन मेटाफिजिकल पोएट्स के वर्क को दिया। रोमांटिसिज्म का बेसिक आइडिया ये था कि हर चीज़ को रीजंस एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एनलाइटमेंट के टाइम में जितने भी थिंकर्स हुए, रोमांटिक्स के थॉट उनसे बिल्कुल अलग हुए। वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते थे। रोमांटिसिज्म क्लासिसिज्म का बिल्कुल उल्टा था। ये पूरी तरह नेचर के लिए लव के बारे में था और इसमें पर्सनल फीलिंग्स पर जोर दिया जाता था। ये सब्जेक्टिव था और इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो जनरलाइज्ड हो। रोमांटिक्स इमेजिनेटिव थे और डिसिप्लिन को नहीं मानते थे और इनके द्वारा किसी राइम, मीटर या पैटर्न का यूज़ नहीं किया जाता था। तो ये था ओवरऑल रोमांटिसिज्म है क्या। जब क्लासिकल रूल्स इंग्लिश पोएट्री पर अप्लाई किए गए और क्लासिसिज्म ने लिटरेचर में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया, जिसके अकॉर्डिंग राइटर्स को सिखाया जाता था टू थिंक नेचुरली एंड एक्सप्रेस फोर्सिबली, तो जैसे मेटाफिजिकल्स ने एलिजाबेथन आइडियल की लिबर्टी का मिसयूज़ किया, वैसे ही ड्राइडन और पोप के फॉलोअर्स ने क्लासिकल आइडियल और ऑर्डर इसका मिसयूज़ किया। पर 1726 में ही इसके लिए रिवॉल्ट विजिबल होने लगे जब जेम्स थॉमसन ने द सीजन्स का फर्स्ट पार्ट को पब्लिश किया, जो इतने सालों से चले आ रहे मैटर और मैनर से बिल्कुल अलग थी। उसके बाद द कैसल ऑफ इंडोलेंस में उन्होंने स्पेंसरियन स्टांजा का यूज़ किया। कॉलिंस और ग्रे ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। गोल्डस्मिथ और बर्न्स ने भी अपने रियलिज्म और ह्यूमर से इस रिवॉल्ट में अपना महान योगदान दिया। और कॉपर और क्रैबल और साथ साथ रिवॉल्यूशनरी ब्लेक रियल सेंस में ट्रांजिशन पोएट्स थे, यानी चेंज लाने वाले पोएट्स थे। और 1798 में लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन से, जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर बनाई थी, पूरी तरह रोमांटिसिज्म का स्टार्ट माना गया।
रोमांटिसिज्म ऑथोरिटी, ट्रेडिशन और कन्वेंशन इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट था। अब ये चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो या लिटरेरी हो। रोमांटिसिज्म ने थीम, फीलिंग, एक्सप्रेशन, नेचर की वर्शिप और लोगों के थॉट्स इस सिंप्लिसिटी में नई डिलाइट यानी उत्साह और आनंद को एक्सप्रेस किया। इसके साथ ही ये मॉर्बिड यानी हॉरर ऑफ डेथ या डीके और सुपरनैचुरल से भी फैसिनेटेड थी। एज ऑफ रीज़न, जिसके कभी कभी एज ऑफ एक्सेप्टेंस या लैक ऑफ क्यूरोसिटी भी माना जाता है, वो एज ऑफ इंक्वायरी भी थी साइंस और फिलॉसफी में अपने अचीवमेंट्स के कारण। लेकिन रोमांटिक्स में जोश था, उत्साह था, आज़ाद आगे बढ़ने की उमंग थी जो इनके प्रेडिसेसर्स में नहीं थी या उन्होंने रोक दी थी। रोजियो की टीचिंग्स और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल्स ने रोमांटिक्स के आइडियाज़ को एक दिशा दी और उन्हें इंग्लैंड में वाइडली एक्सेप्ट किए जाने में हेल्प की। रोजियो ने ही सिखाया या प्रीच किया प्रकृति की तरफ वापस जाना, फीलिंग्स को आइडियाज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और इंडिविजुअल्स के राइट को सिक्योर करने के लिए एक ग्रेट चेंज की ज़रूरत को। और उनकी राइटिंग्स के कारण उनके कई फॉलोअर्स भी हुए। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म या रोमांटिक पोएट्स। तो पहला है अ रिएक्शन अगेंस्ट रूल ऑफ एंड कस्टम। रोमांटिसिज्म का मतलब है लिबरलिज्म इन लिटरेचर, यानी ये प्रोग्रेस और रिफॉर्म को फेवर करता है। और रोमांटिसिज्म का प्रिंसिपल यही है कि हर इंसान को अपने थॉट्स अपने तरीके से एक्सप्रेस करने की आज़ादी हो। जब हम क्लासिकल राइटर्स को पढ़ते हैं तो सेमनेस दिखती है, मानो सारी पोएम्स एक ही मशीन से निकली हो। लेकिन रोमांटिक्स के वर्क्स में एंडलेस वैरायटी थी। इंडिविजुअलिज्म ही इनका मेन मोटो था। हालांकि ये पूरी तरह से अनगाइडेड भी नहीं थे। रोमांटिक्स ने स्पेंसर, शेक्सपियर और मिल्टन से इंस्पिरेशन ली। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि रोमांटिसिज्म कई तरीकों से रिवाइवल था, ना कि इनोवेशन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है रिटर्न टू नेचर एंड द सिंपल लाइफ। रोजियो के जैसे ही रोमांटिक्स के अदर लीडर्स ने भी सिंपल, नेचुरल कंट्री लाइफ पर फोकस किया। वर्ड्सवर्थ और उनके फ्रेंड्स ने भी जितना हो सके ऑर्डिनरी स्पीच, रियल लाइफ और कंट्री साइड के लोगों को डिपिक्ट करने की कोशिश की, दर्शाने की कोशिश की। उनके कैरेक्टर्स खेत और गांव के साधारण लोग हुआ करते थे और उनकी पोएम्स भी उनकी लाइफ और लेबर से रिलेटेड होती थी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वैरायटी एंड इंडिविजुअलिटी। रोमांटिसिज्म का दूसरा एस्पेक्ट जो हमें सेली, कीट्स और बायरन जैसे पोएट्स के वर्क में देखने को मिलता है कि इसमें सब्जेक्टिविटी यानी कि जजमेंट जो इंडिविजुअल पर्सन के फीलिंग्स या ओपिनियन पर बेस्ड हो, ना कि एक्सटर्नल फैक्ट्स पर। इमोशनलिज्म, इम्पल्स यानी सडन डिज़ायर, विविडनेस को फेवर किया। इनके वर्क्स प्योरली इंडिविजुअल होते थे। हो सकता है किसी के सब्जेक्ट सेम हो, लेकिन उनका अप्रोच और टेक्निक हर केस में बिल्कुल डिफरेंट होते थे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द रिटर्न ऑफ द लिरिक। रोमांटिसिज्म के कारण पोएट्री एक बार फिर म्यूजिकल हुई, नॉन इंटेलेक्चुअल, सेंसुअस और इम्पैशन्ड यानी जोश से भरी होने लगी। स्पेशली सेली के हाथों में लिरिकल वर्ड्स ने नया स्कोप, रिचनेस और फर्वर यानी उत्साह को अटेन किया। तो जितने भी रोमांटिक्स हुए यूरोप और इंग्लैंड में लिरिसिस्ट थे और उनके वर्क की इस क्वालिटी ने उन्हें आज तक फ्रेश और अलाइव रखा है। हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंटरेस्ट इन द मिडिल एजेस। रोमांटिक्स मिडीवियल लाइफ और लेजेंड से इंटरेस्टेड थे और उनसे अट्रैक्टेड थे। मिडिल एजेस के आर्ट और कल्चर ने फीलिंग को पिक्चर्स्क्यू यानी सजीव या सुंदर होने की ओर संकेत किया, जो सारे राइटर्स स्पेशली स्कॉट और कीट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसका रिजल्ट रिवाइवल ऑफ बैलेड फॉर्म हुआ। तो ये था रोमांटिसिज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। क्लासिसिज्म आर्ट स्टाइल और थ्योरी ऑफ आर्ट दोनों ही रूप में एंशिएंट ग्रीक्स के द्वारा डिफाइन किया गया, जिसकी नकल रोमन्स ने की और फिर ये बहुत फॉर्म्स में कई सेंचुरीज तक अपीयर होता रहा। एंशिएंट रोम में फर्स्ट रैंक के सिटीजन्स को क्लासिक कहा जाता था। हम किसी भी वर्क को क्लासिक कहते हैं इन द सेंस कि ये मॉडल है जो फॉलो किया जाना डिजर्व करता है। 16th सेंचुरी में फ्रेंच इस मैनर में क्लासिक यूज कर रहे थे, जब तक कि 18th सेंचुरी में इंग्लैंड और फ्रांस में द क्लासिक्स ये टर्म एग्जिस्टेंस में आया, जो ग्रीक और लैटिन के लिटरेचर का मास्टरपीस था।
तो वो पीरियड जब ये मूवमेंट फ्लरिश कर रहा था, इसे द क्लासिकल एज कहा गया, जो स्टैंडर्ड इसने और ऑगस्टन एज ने सिखाए, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, ड्राइडन ने इंग्लिश लिटरेचर के लिए इतने योगदान दिए जितने ऑगस्टस ने रोम के लिए दिए। फाउंड अ ब्रिक एंड लेफ्ट मार्बल। अब बात करते हैं फैक्टर्स की जो इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। 17th सेंचुरी के मिडिल में इंग्लिश पोएटिक नेचर में एक चेंज देखने को मिल रहा था। मेटाफिजिकल वेव खत्म होती जा रही थी और इसने लिटरेरी स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज़ को कंफ्यूज्ड कर दिया या लगभग ख़त्म कर दिया। बेन जॉनसन को इस डेंजर का अनुमान लगा और उसके साथ ही इससे बाहर निकलने का रास्ता भी मिला। जब ओल्डर एलिजाबेथन्स ग्रीक और लैटिन क्लासिक से अपनी इंस्पिरेशन ले रहे थे, जो उन्हें रेनेसांस से अवेलेबल हुई, बेन जॉनसन को उनके इस फॉर्म में अपना सपोर्ट, अपना रास्ता मिल गया। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने लॉलेस इम्पल्स और अनियंत्रित कल्पना के बजाय लिटरेरी ऑर्डर और डिसिप्लिन को प्रिफर किया। उनके इस एग्जाम्पल को शुरू में तो इग्नोर किया गया, पर बाद में जब मेटाफिजिक मेथड पूरी तरह से खत्म हो रहा था, आर्ट के नाम पर रद्दी चीज़ें प्रोड्यूस होने लगी थी, तो बेन जॉनसन के थॉट्स इफेक्टिव हुए और चार्ल्स सेकंड के अपने फादर के एग्जीक्यूशन के बाद बहुत दिनों तक फ्रांस में रहने के कारण फ्रेंच लिटरेरी टेस्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिला, जो क्लासिकल लिटरेचर से ही डिराइव किया गया था। सेनेका ने ट्रेजेडी के लिए मॉडल प्रोवाइड किया, प्लॉटस और टेरेंस ने कॉमेडी के लिए, वर्जिल ने एपिक और पेस्टोरल के लिए, जुवेनल ने सटायर के लिए, एडमंड वॉलर, सर जॉन डेनहम इस नए मूवमेंट के पायनियर्स थे, यानी मार्ग प्रशस्त करने वाले थे। उन्होंने ही मेटाफिजिकल के अगेंस्ट रिएक्शन के रूप में क्लासिकल मॉडल पर चार्मिंग वर्ड्स लिखा। वो इतने ग्रेट राइटर्स तो नहीं थे, लेकिन चूंकि ड्राइडन और पॉप के फोर रनर्स थे और उस समय राइटर्स और रीडर्स की स्मॉल कंपनी के कारण ये नया फैशन बहुत जल्दी ही स्प्रेड हुआ और क्लासिकल एक्सेप्ट किया गया और इसका आधिपत्य भी लॉन्ग और रिमार्केबल था। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिसिज्म। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्पेक्ट फॉर रूल्स। क्लासिकल्स ने रूल्स और डिसिप्लिन को एक्सेप्ट किया और उत्साह यानी इंथुजियाज्म के साथ इसका पालन भी किया। सारे टाइप के वर्स ने इन रूल्स को फॉलो किया और ड्रामा, एपिक, सटायर, ऑड या पेस्टोरल जिसमें भी इन लॉस का वायलेशन हुआ वे गुड आर्ट नहीं कहलाए, परफेक्ट फॉर्म ही आइडियल था। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। इस पीरियड के जितने लीडिंग राइटर्स थे उन्होंने इमोशनलिज्म को ख़त्म कर दिया। वो किसी भी चीज़ के पीछे रीज़न और गुड सेंस इसके द्वारा गवर्न किए जाते थे, यानी उनकी पोएट्री दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा बनती थी और इंटेलेक्ट से रिलेटेड होती थी, ना कि फीलिंग्स से। तीसरा है इंसिस्टेंस ऑन अ सेट ऑफ पोएटिक स्टाइल, यानी एक पोएटिक स्टाइल था और उसी पर जोर दिया जाता था। इस पीरियड में आर्टिफिशियल स्टाइल को इनकरेज किया गया। वोकैबलरी ना ही कोलोक्वियल यानी बोलचाल संबंधी और ना ही टेक्निकल हो सकती थी। वोकैबलरी काफ़ी सिलेक्टेड होनी चाहिए, जिसमें डोमेस्टिक यूज़ की ग्रॉसनेस यानी घटियापन से रिफाइंड किया गया हो, हार्शनेस से फ्री हो, रोज़मर्रा की जो भाषा थी वो अनएक्सेप्टेबल थी और ऐसा ही नोवेल एक्सप्रेशंस के साथ भी था। चौथा है इमर्जेंस ऑफ हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट क्या होती है? तो वैसी कपलेट मीन्स दो लाइन जो राइम करते हो, और हीरोइक कपलेट है कि जब कपलेट की इस दो लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया हो। आयम्बिक पेंटामीटर यानी जब दो सिलेबल हो जिसमें कि एक पर कम और एक पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, और जब ऐसे ये दो सिलेबल के 5 जोड़े हो यानी 5 फिट हो तो इसे आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। तो हीरोइक कपलेट यानी कि दो लाइन की कपलेट जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर हो, ऐसे हीरोइक कपलेट का इमर्जेंस होने लगा, क्योंकि ये पोएटिक आइडियल्स के लिए यही मीडियम बेस्ट था। ये ड्रामा, एपिक और सटायर, ये तीनों फॉर्म जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किए जाते थे उनके लिए सूटेबल था। इसके अपने ही रूल थे और इसने ना सिर्फ लिरिकल मेजर्स को कम किया बल्कि ब्लैंक वर्स के चलन को भी ख़त्म कर दिया, और ये इंटेलेक्ट्स के लिए एक नया नेचुरल एक्सप्रेशन सा बन गया। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रीटमेंट ऑफ टाउन लाइफ। लंदन राइटर्स के लिए मैग्नेट बन गया था।
जिनमें सभी वहाँ अपने लिए एक पैटर्न, आश्रयदाता खोजने की आशा में रहते थे, जो उन्हें मनी से हेल्प करेगा और उनके करियर को भी इन्फ्लुएंस करेगा। कॉफ़ी हाउस ऐसी जगह बन गई थी जहाँ डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग इंक्लूडिंग ऑथर्स मिलते और टॉपिक डिस्कस करते थे। इससे रीडर और ऑथर ही नहीं बल्कि ऑथर और ऑथर के बीच भी कांटेक्ट होता था, और इन सब का इफेक्ट लिटरेचर पर देखने को मिला, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स टाउन लाइफ से ही रिलेटेड होने लगे, ना कि नेचर और कंट्री साइड से। सटायर ज़्यादा प्रैक्टिस में आने लगी क्योंकि लंदन लाइफ और उस समय के फैशन और कंट्रोवर्सीज में इसे अनलिमिटेड स्कोप मिला। तो ये था क्लासिसिज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।